जय हिंद साथियों। अगर आपका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 1 अक्टूबर को है तो साथियों आज की इस वीडियो में आपके लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स से 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। और साथियों आप लोग 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर ज़रूर बताना है। चलिए आपको एक टारगेट दे देते हैं। 40 प्रश्न में से कम आपको 30 से 35 प्रश्नों के सही आंसर करने हैं। अगर आपका 30 प्रश्न भी सही होता है तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है। तो चलिए साथियों, सेशन का पहला प्रश्न है, सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। साथियों आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो देखिए सबसे पहले सन की बात करें तो ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है और इसमें मुख्य रूप से 2 गैसें होती है। कौन कौन सा? तो एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। बाकी अन्य गैसें भी होती है लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो होता है ये हाइड्रोजन और हीलियम होता है। तो यहाँ पे अधिकता पूछा गया है तो इसमें अधिक होता है हाइड्रोजन, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। अब देखिए हाइड्रोजन की बात करें तो ये ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस है, लेकिन वायुमंडल में पूछे सबसे अधिक गैस कौन सी है तो नाइट्रोजन। लगभग 78% के आसपास में नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% के आसपास में है। और ऑक्सीजन की मात्रा पूछे वायुमंडल में तो ये लगभग 21% के आसपास है। तो साथियों आप सभी इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। और देखिए साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी हैं जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली सुबह 8 बजे, याद रखिएगा, डेली सुबह 8 बजे इसी तरह से लाइव चैट के साथ दिया जाएगा। रात में भी क्लास है, रात 8 बजे और 8:30 बजे। चलिए आगे देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर कुछ इस तरह से रहता है और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और ब्लीचिंग पाउडर जिसको विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है हिंदी में, इसका फॉर्मूला पूछे तो CaOCl2 याद रखिएगा। और ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग भी पूछा जाता है जो कि कीटाणुनाशक के रूप में होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ सकती है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, इसलिए साथियों आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। और अगर आप लोग बिहार पुलिस के लिए मैराथन क्लास करना चाहते हैं तो रात 8 बजे की क्लास को देख सकते हैं। और आज से पहले जितने भी मैराथन क्लास कराए गए हैं सभी मैराथन क्लास का अलग से स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथियों यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ सकती है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए साथियों, जल की कठोरता अगर जल को गर्म करने पर समाप्त हो जाए तो इसे कहा जाएगा अस्थायी कठोरता, याद रखिएगा। क्या कहा जाएगा? अस्थायी कठोरता। चलिए आगे देखिए, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है? चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथियों उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है? तो याद रखिएगा कैरोटीन, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है, याद रखिएगा कैरोटीन होता है। चलिए आगे देखिए, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? चलिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। तो साथियों वर्तमान में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार।
तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है राजीव कुमार। और आपको यहाँ से एक आर्टिकल ध्यान रखना है 324 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है, ध्यान रखें। विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? चलिए 6 के लिए आंसर कीजिए, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछे तो टोकोफेरॉल, याद रखिएगा। तो विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विटामिन ई। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? साथियों बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो याद रखिएगा अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको एड्रिनल ग्रंथि भी कहा जाता है, यह रक्तदाब को नियंत्रित करता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए साथियों आप सभी एक भी प्रश्न को स्किप ना करें। तो बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा 2025 तक। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एनीमिया रोग की बात करें तो ये रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। चलिए आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। तो साथियों यहाँ पर 9 का आंसर क्या होगा? भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन जो किया जाता है ये किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, शॉर्ट में जिसको CSO कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए योजना आयोग की बात करें तो इसके स्थान पर वर्तमान में नीति आयोग आ चुका है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। और अध्यक्ष कौन है? तो खुद प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी है। वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है? तो याद रखिएगा VR सुब्रमण्यम, और उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। चलिए आगे देखिए, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो साथियों 74वें गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर है? देहरादून। और फूलों की घाटी पूछे उत्तराखंड में ही है। चलिए आगे देखिए, राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है, यह कथन किसका है? तो साथियों ये जो स्टेटमेंट है याद रखिएगा ब्लंट सली का है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है, इसको कब अपनाया गया? तो साथियों 12 का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, जिसके रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। और इसे पहली बार कब गाया गया था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। और संविधान सभा द्वारा इसे कब अपनाया गया? तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। और झंडा को कब अपनाया गया था? जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, तो तिरंगा को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। सभी को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो यहाँ पर सही जवाब होगा एक्स किरण। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वो प्रकाश की गति से चलता है। और प्रकाश की गति क्या है हवा या निर्वात में? तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये हवा की चाल है निर्वात में। तो सही जवाब क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स किरण है, ध्यान रखेंगे।
चलिए आगे देखिए, तुर्कान ए चहलगान को समाप्त किसने किया था। चलिए आप सभी 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तुर्कान ए चहलगान को समाप्त किसने किया था। तो याद रखिएगा, इसको समाप्त किया था बलबन ने, और इसे शुरू किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने। दोनों आपको ध्यान रखना है, शुरू और अंत। शुरू किया था इल्तुतमिश ने और समाप्त किया था किसने, तो बलबन ने, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास कौन सा है। तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास जो होता है ये चैत्र होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो किस संवत पर है, तो शक संवत पर आधारित है, ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम माह पूछे तो फाल्गुन होता है। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन और दूसरा अधिवेशन दोनों आपको ध्यान रखना है। तो देखिए साथियों, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1912 में। और कहाँ पर हुआ था, तो पटना के बांकीपुर में। तो बांकीपुर भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ऑप्शन में पटना ना देकर बांकीपुर भी देता है। तो 1912 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बिहार में। और ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, तो ये 27वां अधिवेशन था, लेकिन बिहार में था प्रथम। जबकि बिहार का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1922 में और ये हुआ था गया में, सभी को ध्यान रखें। और कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, तो 37वां। बिहार में दूसरा था लेकिन कांग्रेस का ये 37वां अधिवेशन था, जो कि 1922 में हुआ था गया में। चलिए आगे देखिए, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो उपसर्ग क्या है, जो किसी शब्द के आगे लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो विज्ञान में उपसर्ग हो जाएगा वी, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए आगे देखिए, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है मेसोपोटामिया लेखन से। तो सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, मेसोपोटामिया लेखन से। आगे देखिए, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में आंसर बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो देखिए, विश्व मधुमेह दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। और इसी 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आयरिश सागर कहाँ पर स्थित है। चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए, आयरिश सागर कहाँ पर स्थित है। तो साथियों, आयरिश सागर जो है ये ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। चलिए आगे देखिए, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। तो यहाँ पर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। तो याद रखिएगा ये है लाइसोजाइम। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, टर्की की राजधानी कहाँ पर है। तो साथियों, टर्की की राजधानी है अंकारा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। मस्कट की बात करें तो याद रखिएगा ये ओमान की राजधानी है मस्कट। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन बना है। देखिए, ILO की बात करें, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और इसकी स्थापना 1919 में किया गया था। और इसमें शामिल होने वाला 187वां देश जो बना है ये टोंगा बना है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है। तो
तो साथियों याद रखिएगा मुंबई एवं पुणे के बीच में है कौन सा, तो भोर घाट, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, याद रखिएगा। थाल घाट नासिक और मुंबई के बीच में है। आगे देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछे तो कन्याकुमारी है। इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है अंडमान निकोबार में। उत्तरी बिंदु पूछे तो इंदिरा कॉल है। निम्न में से किस नदी का उद्गम बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है, तो किस नदी का उद्गम, तो इसका सही जवाब है झेलम नदी। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। झेलम नदी के किनारे ही श्रीनगर बसा हुआ है। निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। चलिए 27 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। तो कौन सा झील उत्तराखंड में नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पर सही जवाब है चंद्रताल झील। जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए। देखिए विद्युत फ्यूज की बात करें तो ये टीन और लेड के मिश्रण से बनता है, टीन और लेड। और जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बना होता है उस पदार्थ का गुण क्या होना चाहिए, उसका निम्न गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। ध्यान रखें। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है। चलिए 29 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। अब यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। धातु पूछा गया है तो सही जवाब है एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक जो होता है वो भी बढ़ जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था। चलिए 31 के लिए आंसर कीजिए। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा ये किया था डी ब्रोगली ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, डी ब्रोगली ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, तो एंडरसन ने। आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया था। चलिए 32 के लिए आंसर कीजिए। आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया था। तो साथियों ये दिया था न्यूलैंड्स ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और त्रिक का नियम किसने दिया था, तो साथियों त्रिक का नियम दिया था डोब्रेनर ने, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलिए 33 के लिए आंसर बताइए। निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो याद रखिएगा मीथेन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका फॉर्मूला CH4 होता है और इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। और CNG में जो मुख्य रूप से होता है ये मीथेन ही होता है। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया। कोशिका सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। और कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। जबकि कोशिका की खोज पूछे तो रॉबर्ट हुक। सभी को ध्यान रखें। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है। तो कौन सा शैवाल है, तो याद रखिएगा ये है क्लोरेला, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। तो पादप जगत के किस वर्ग को, तो याद रखिएगा ब्रायोफाइटा को। इसको वनस्पति जगत का उभयचर माना जाता है। आगे देखिए पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है।
तो साथियों पपीता का जो खाने योग्य भाग होता है ये क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या है? तो मध्य फलवित्ती, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधों की दृढ़ता मजबूती प्रदान किया जाता है? चलिए पादप जगत से क्वेश्चन है, तो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका सही जवाब याद रखिएगा स्क्लेरेनकाइमा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा? तो पक्षी वर्ग के जंतु समतापी होते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से किस एंजाइम का स्रावन अग्नाशय से नहीं होता है? तो साथियों इसका सही जवाब है इरेप्सिन। इरेप्सिन एंजाइम का स्राव ये आंत से होता है। कहाँ से होता है? आंत से होता है। बाकी लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन ये सभी अग्नाशय से निकलता है। तो साथियों आज की इस वीडियो में हमने 40 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और अधिक से अधिक सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें।